तो अगर हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की, तो जितनी बातें शायद मैंने आज तक आप लोगों को यूट्यूब पर बता रखा है, उससे कई गुना ज़्यादा बातें आज हम आपको थोड़ा सा इस पोस्ट के बारे में बताने वाले हैं। और धीरे धीरे करके हम आपको एक एक पोस्ट के बारे में बताते चलेंगे, छोटे छोटे पॉइंट करके। देखो, सबसे पहले अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की हम शुरुआत करते हैं, तो ये एक ऐसा पोस्ट होता है मेरे भाई जिसमें आपको विदेश जाने के मौके होते हैं। और एसएससी सीजीएल की एकमात्र ऐसी पोस्ट है यहाँ पे जिससे आपको विदेश के रास्ते खुलते हैं, जिससे आप अलग अलग कंट्री में जा सकते हो। जैसे मानो आप जर्मनी में जाना चाहते हो, आप लंदन में जाना चाहते हो, ज्यूरिक में जाना चाहते हो, स्विट्ज़रलैंड में जाना चाहते हो, वेटिकन सिटी, और मेरे भाई कई सारी कंट्रीज़ हो गए जहां आप जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। टॉप क्लास कंट्री रशिया हो गया आपका, जापान हो गया, ये सारे कंट्रीज़ हो गए। ठीक है। ये मेरे भाई आप कब जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्या सैलरी होती है, वो सारी बात है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की बात करें तो अगर आप भारत में हैं, अगर आप इंडिया में हैं, तो ये आपकी 4600 ग्रेड पे की नौकरी बन जाती है। और आपका सिलेक्शन किसके माध्यम से होता है, तो सीजीएल के माध्यम से, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के माध्यम से। लेकिन वहीं जब आप फॉरेन में जाते हैं, तो फॉरेन में आपकी जो सैलरी है मेरे भाई, वो आपका कुल मिलाकर 4 से 6 लाख रुपए के बीच में आता है। मैंने 4 से 5 लाख क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि कहीं कहीं कंट्री में 4 लाख मिलता है और किसी किसी कंट्री में मेरे भाई 4 से 6 लाख रुपए मिलता है। बोलोगे सर कैसे? रीज़न है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की जो पोस्ट में होता है मेरे भाई, इसमें कोई भी टैक्स आपका नहीं लगता है, किसी भी आर्टिकल पर किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लगता है। समझे? जिनेवा समझौता के तैयार भी एक जिनेवा का जो है मेरे भाई सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में भी ये बात कही गई थी कि अगर कोई भी राजदूत किसी भी देश में रहता है तो उसको वहाँ टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर टैक्स नहीं लगता। अगर मान लीजिए कि भारत में भी अमेरिकन जो है वो यहाँ पर एम्बेसी में जो लोग रहते हैं, या एक तरीके से पाकिस्तान एम्बेसी के जो लोग रहते हैं पाकिस्तान वाले एम्बेसी में, तो वो भी यहाँ पर कोई टैक्स नहीं देते हैं, ना कोई इनकम टैक्स लगता है, ना कोई और टैक्स लगता है उनके ऊपर में। ठीक है, तो कोई उन्हें टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो एक तरीके से आप जो भी कमाते हैं वो पूरा का पूरा आपका वाइट इनकम होता है। ठीक, तो अगर मैं भारत में हूँ तो भारत में मेरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में 72,000 की सैलरी होगी, तो वहीं पर जब मैं विदेश में काम करूंगा तो वहाँ मेरी सैलरी 4 से 6 लाख रुपए के बीच में होगी। साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो जो सैलरी फॉरेन में मिलती है, यहाँ पर एक तरीके से जब आप फॉरेन में जाते हैं, तो फॉरेन में जब आपको ये सैलरी मिलती है तो वो फॉरेन करेंसी में होती है। अगर आप मान लीजिए कि जापान में है तो आपको जो मिलेगा वो येन में पेमेंट मिलेगी, इस तरीके से करके यहाँ पे पूरा का पूरा मेरे भाई रहता है। इसी वजह से वो थोड़ा सा जो पेमेंट है वो बढ़ जाता है। दूसरा, अगर हम एमईए की बात करें तो ये एक ऐसा पोस्ट है जहाँ पर आपको कम से कम आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों को मेरे भाई आप 12वीं क्लास तक, यहाँ पर आप मेरे भाई 12th क्लास तक आप प्रॉपर मेरे भाई फ्री में पढ़ा सकते हैं। और फ्री में क्या पढ़ा सकते हैं, तो इसका जो पूरा का पूरा जो खर्चा है वो सरकार उठाती है। फ्री एजुकेशन आपको मिलता है। आप चाहो तो मेरे भाई इंडिया में पढ़ा सकते हो और आप चाहो तो यहाँ विदेश में पढ़ा सकते हो। पूरा जो खर्चा है वो सरकार उठाएगी। इसी वजह से, जिससे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा भी कि जो हमारे सेक्शन ऑफिसर हैं, क्योंकि आप लोग जो ज्वाइन करते हो एमईए में, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में आप एएसओ पोस्ट पे ज्वाइन करते हो, लेकिन बाद में आपका प्रमोशन होकर सेक्शन ऑफिसर बन जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो सेक्शन ऑफिसर हैं उनकी बेटी खुद लंदन से पढ़ाई कर रही हैं, और इसी वजह से बहुत सारे जितने भी लगभग एमईए वाले लोग होते हैं तो वो अपने बच्चों को विदेश में ही पढ़ाते हैं। भैया, जब फ्री में ही पढ़ाना है तो फिर इंडिया में क्यों पढ़ाएं, फिर फॉरेन में क्यों ना पढ़ाएं? तो उनके मन में ये इच्छा रहती है। तो कम से कम अगर आपके 3 बच्चे हैं तो सरकार 2 का खर्चा देगी, 1 का खर्चा आपको खुद उठाना होगा। 2 बच्चों को 12वीं क्लास तक फ्री में आप पढ़ा सकते हैं। आप जिस भी कंट्री में हैं उस कंट्री के टॉप स्कूल में, उसका पूरा खर्चा जो है वो सरकार उठाती है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको पूरा का पूरा मेरे भाई हेल्थ का फ्री बेनिफिट मिलता है, आप यहाँ पर एक तरीके से फ्री हेल्थ ट्रीटमेंट या फ्री ट्रीटमेंट करवा सकते हैं पूरी फैमिली का अपना, आप जहाँ पर भी रहते हैं। अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया में करवाइए, और अगर आप फॉरेन में रहते हैं तो आप फॉरेन में करवाइए। इसका भी जो पूरा का पूरा खर्चा है वो सरकार उठाती है। इसके अलावा जो सबसे मज़े की बात आई वो मेरे भाई एक और बात जानने को मिली, वो यहाँ पर ये थी कि जैसे आपके लिए जनरली अगर मान लीजिए कि भारत में आप आईआईटी में या एनआईटी में एडमिशन चाहते हैं, तो आपको एआईट्रिपल का मतलब पूरा जो कंपटीशन का एग्ज़ाम है वो देना पड़ता है और उसमें अच्छा रैंक लाना पड़ता है, तो मेरे भाई सिलेक्शन होता है। लेकिन अगर आप एमईए में हैं तो आपके बच्चों का मेरे भाई एनआईटी कॉलेजेस में, बड़े ध्यान से समझिएगा, एनआईटी कॉलेजेस में एडमिशन हो सकता है। कंडीशन ये होगा कि 12th में 50% मार्क्स हो और एआईट्रिपल का पेपर उन्होंने दिया हुआ हो। उन्होंने पास किया है कि फेल किया है वो बात की बात है, पेपर उन्होंने दिया हुआ हो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फ्री रिकमेंडेशंस उनको मिलता है। ठीक है।
फ्री रिकमेंडेशंस उनको मिलता है, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, एक रिकमेंडेशन लेटर होता है, अगर वो लिख दिया जाएगा तो एनआईटी कॉलेजेस में मिलते हैं। बट मेरे भाई आप बोलोगे यार यार एनआईटी में एडमिशन मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, बट एक और बात बता दे, तो एनआईटी में मेरे भाई एडमिशन जो है वो मिल तो जाता है, बट लोग लेते नहीं हैं। रीज़न यहाँ पे, क्योंकि जो बच्चे मेरे भाई जैसे मानो बचपन से पढ़ रहा है वो लंदन में, तो फिर वो इंडिया में एनआईटी में क्यों आएगा? फिर वहीं के वो यूनिवर्सिटीज़ में, हार्वर्ड होकर बाकी यूनिवर्सिटीज़ होकर वहाँ से पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थोड़ी और अच्छी और उच्च लेवल की शिक्षा जो है वो प्राप्त करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो विदेश छोड़कर वापस से इंडिया में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आपको बेनिफिट बताएं तो मान लीजिए कि आपका यहाँ पर जॉब लग जाता है और आपके स्पाउस यानी आपकी जो मैडम है, महिला मित्र हैं जिनसे आपकी शादी हो रखी है, अगर वो भारत में किसी भी सरकारी मंत्रालय में है, किसी भी सरकारी मंत्रालय में है, ठीक है, तो यहाँ पर उनको 6 महीने की लीव ग्रांट कर दी जाती है। इसी वजह से, क्योंकि आप मेरे भाई विदेश में हैं, जैसे मानो मैं हूँ और आज मेरी पोस्टिंग जर्मनी में आ गई और मेरी वाइफ टीचर है, तो मेरी वाइफ को 6 महीने की लीव मिल जाएगी सेटलमेंट के लिए, कि आप जाइए अपने हस्बैंड के साथ और उनका एक तरीके से सेटलमेंट करवाइए वहाँ पे। तो एक ट्रांसफ़र में, मतलब एक पोस्टिंग में मेरे भाई 6 महीने की छुट्टी होती है। मानो 3 साल तक मैं चाइना में रहा, अगले 3 साल तक मेरे भाई मैं जापान गया, तो चाइना के लिए मुझे 6 महीने की छुट्टी मिलेगी, जापान के लिए फिर मुझे 6 महीने की छुट्टी मिलेगी। ये एक अलग ही बेनिफिट होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ हम आपको बताएं, तो जो एमईए पोस्ट में जितने भी लोग होते हैं उनको मेरे भाई देखो, इंडिया में 3 तरह के पासपोर्ट होते हैं, मैंने पहले भी बताया है। एक हमारा वाइट कलर का होता है, एक मरून कलर का होता है और एक ब्लू कलर का होता है। जो ब्लू कलर का पासपोर्ट होता है दोस्त यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको और भी बेनिफिट्स इसके बताता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें होती है ना ज़िंदगी में मोटिवेट बहुत करती हैं यार आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट आपको और बताऊं तो जो ब्लू कलर का जैसे हमारा पासपोर्ट होता है, तो ब्लू कलर का पासपोर्ट क्या रहता है कि नॉर्मली किसी भी सिटीज़न के लिए होता है। कोई भी इंडियन सिटीज़न जो है, मैं हूँ, आप हैं, शाहरुख खान है, या कोई भी है मेरे भाई, तो सबके लिए यहाँ पे रहेगा। ठीक है, सलमान खान, कोई भी हो मेरे भाई, तो सबके लिए यहाँ पे रहेगा ब्लू कलर का पासपोर्ट। लेकिन जो लोग मेरे भाई एमईए में काम करते हैं तो उनको ब्लू कलर का पासपोर्ट नहीं मिलता है मेरे भाई, उनको वाइट कलर का पासपोर्ट मिलता है। और वाइट कलर का पासपोर्ट जो होता है एक तरीके से सारे के सारे ऑफिशियल्स के लिए होता है, जो भी लोग मेरे भाई काम करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। और मेरे भाई जो दूसरा होता है मरून कलर का, अगर आप करेंगे मैं आपको दिखा दूंगा, तो मरून कलर का जो पासपोर्ट होता है ना, वो मरून कलर का पासपोर्ट जितने भी डिप्लोमेट होते हैं, ठीक है, जो राज एक तरीके से डिप्लोमेट का मतलब जैसे अजीत डोभाल हो गए, आपके ब्यूरोक्रेट हो गए, जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, सरकारी पर्पस के लिए जा रहे हैं, तो मेरे भाई उनको यहाँ पर ये पासपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो व्हाइट कलर का पासपोर्ट जो है वो ऑफिशियल है। ठीक है, अब इस व्हाइट कलर के पासपोर्ट का हम आपको फ़ायदा बताते हैं। अगर ये व्हाइट कलर का पासपोर्ट आपके पास है तो आप कहीं पर भी मेरे भाई जाएंगे, किसी भी एयरपोर्ट पर जाएंगे तो आपकी चेकिंग नहीं होती है। ये मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूँ। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी क्यों ना हो मेरे भाई, उसको चेक किया जाता है। पूरी चेकिंग उसकी बॉडी की होती है, उसकी पूरी लगेज की चेकिंग होती है। आपका बॉडी कोई नहीं चेक कर सकता, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, आप क्या कैरी कर रहे हो, क्या कैरी नहीं कर रहे, कोई चेक नहीं करता है, क्योंकि आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी वजह से कभी भी आप एयरपोर्ट जाएंगे, आपके लगेज की चेकिंग होगी लेकिन आपकी चेकिंग नहीं होगी। और आपकी लगेज की भी चेकिंग कई बार नहीं होती है, अगर आपने अपने गवर्नमेंट अपने अपने ऑफिस से लिखवा रखा है कि ये मेरे भाई सरकारी दस्तावेज है या सरकारी प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पर सिक्योरिटी आपके लगेज को भी चेक नहीं करेगी। ये भी एक बात तय है। तो ये एक बेनिफिट होता है आपका यहाँ पे। आपको छोटी बात लग रही हो, लेकिन आप फील करिए कि जब आप एयरपोर्ट पर एंटर कर रहे हैं और बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी लाइन में लग के उसका सिक्योरिटी चेकअप हो रहा है और आप यूं आते हैं और निकल जाते हैं और कोई चेक भी नहीं करता है आपको, तो एक अपने आप में पावर हो जाता है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो और खतरनाक चीज़ें भी आपको बताने वाले हैं, और वो मेरे भाई क्या होता है, जब आप एमईए लगते हैं, जब आप एक तरीके से किसी एम्बेसी में काम करते हैं, तो एम्बेसी की बड़ी प्यारी परिभाषा होती है कि अ कंट्री विद इन अ कंट्री, यानी वो खुद में अपने आप में एक देश है। अगर मान लीजिए कि अमेरिका में इंडिया का कोई एम्बेसी है, तो वो मेरे भाई अमेरिका के क्षेत्र में नहीं है, वो अमेरिका के ज़मीन पर नहीं है, वो भारतीय एम्बेसी है, वो भारत के ज़मीन पर है। और वहाँ पर जो नियम कानून चलेंगे वो भारत के चलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मानो कि मैं एमईए में एज अ सेक्शन एएसओ जॉब करता हूँ और मेरा पोस्टिंग है लंदन में, और लंदन में मैं वहाँ पर जॉब कर रहा हूँ इंडियन एम्बेसी में, और मैंने किसी का मर्डर कर दिया, एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, मैंने कोई क्राइम ऑफेंड कर दिया, मैंने गाड़ी से किसी को ठोक दिया, तो मेरे भाई वहाँ पर पुलिस मुझे अरेस्ट भी नहीं कर सकती है। ये मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ। कोई भी लोकल पुलिस आपको डिटेन नहीं कर सकता है, अरेस्ट नहीं कर सकता है। अगर आपने बहुत एक हीनियस क्राइम किया है, देखिए 2 तरह का क्राइम होता है, एक सिविल ऑफेंस होता है, मतलब एक आपको नॉर्मल जो मतलब चाकू छुरा गोली वोली मारना, तो ये क्राइम हो गया नॉर्मल, और एक सिविल होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। तो अगर किसी प्रकार का आप कोई क्राइम करते हैं तो वहाँ की पुलिस जो है, आपके अथॉरिटी यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं मंत्रालय में या जो आपके मेरे भाई डिपार्टमेंट के हैं, तो उनको इन्फॉर्म करती है, और उसके बाद तब आपको वहाँ से
यहाँ भारत में बुलाया जाता है और आपका जो कानूनी कार्रवाई जो चलती है वो भारत के लॉ के अकॉर्डिंग चलती है। आपको वहाँ पर सड़ने के लिए नहीं छोड़ दिया जाता, वहाँ के नियम कानून के अनुसार नहीं चलता है। वैसे तो सऊदी अरबिया में मेरे भाई चोरी करने पे हाथ काट दिया जाता है, ठीक है, खून करने पे गोली मार दिया जाता है, एक खून के बदले दूसरा खून होना चाहिए। तो अगर वैसा होने लगा तब तो कहानी खत्म ही हो जाएगी। तो ये समझौता है मेरे भाई, इंडिया और बाकी कंट्रीज के बीच में एक समझौता है। अगर मान लीजिए कि आप कोई भी क्राइम किसी भी कंट्री में करते हैं तो आपको उस कंट्री का जो है एक तरीके से वहाँ पर मतलब उसके कोर्ट में आपकी पेशी नहीं होगी, वहाँ के नियम के अनुसार आपके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी, आपको भारत भेजा जाएगा और आपका जो भी मेरे भाई कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से जो भी केस चलेगा वो भारत में चलेगा और सजा भी आपको भारत के हिसाब से मिलेगी। ठीक है, तो ये एक बड़ा होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो जैसे एमईए में आपका प्रमोशन होकर जब आगे चल के आप सेक्शन ऑफिसर बन जाते हैं या कोई और अधिकारी बन जाते हैं तो मेरे भाई जो गाड़ी मिलती है तो उसका एक नंबर प्लेट ही अलग होता है। जैसे अगर आप इंडिया में बहुत सारी गाड़ी देखेंगे उनके पीछे ऐसे स्टार लगा होगा, ठीक है, कई बार ऐसा होता है नंबर प्लेट नहीं लगा होता है। ये मेरे भाई आर्मी का हो जाता है या एक तरीके से बहुत टॉप टॉप ऑफिशियल्स और ब्यूरोक्रेट के हो जाते हैं। उसी तरीके से जब आप विदेश में रहते हैं तो वहाँ पर भी जो आपको गाड़ी मिलती है दोस्त यहाँ पे, तो उस पर भी ऐसा ही कुछ नंबर प्लेट लिखा होता है और उसमें किसी भी पुलिस ऑफिशियल जो है वहां पर उसकी चेकिंग नहीं कर सकता है, चाहे आप उसके अंदर इलीगल सामान ही क्यों नहीं कैरी कर रहे हो। मेरे भाई उस गाड़ी को चेक नहीं आप कर सकते हैं क्योंकि वो जो गाड़ी है वो भारतीय क्षेत्र में है, वो भारतीय दायरे में है। मैंने क्या कहा, अ कंट्री विद इन अ कंट्री। आप जहां पर खड़े होते हैं आपकी सीमा वहीं से शुरू हो जाती है, ये समझ लीजिए। आपकी गाड़ी जो है वहां पर वो फॉरेन में विदेश की वो गाड़ी नहीं होती है मेरे भाई, वो अपने आप में एक भारतीय गाड़ी बन जाती है और उसको हाथ लगाने का मतलब मेरे भाई एक देश को सर्च करने के बराबर होता है। ठीक है, तो वो भी चेकिंग वहाँ पर नहीं हो सकता है। इसी वजह से कई बार ऐसा भी आया भी कि जो नॉर्मल कंट्रीज हो गए, जो छोटी कंट्रीज हो गए यहाँ पे, जैसे आप अगर एक तरीके से देखेंगे ये जो निग्रोज हो गए, जैसे अगर हम बात करते हैं तो लोअर कंट्रीज साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हो गए जो एकदम है, तो वो क्या करते हैं इंडिया में जो उनकी एम्बेसी होती है तो वो इलीगल ट्रेडिंग भी कर रहे होते हैं और इसका मेरे भाई भनक अभी पुलिस को लगा था। तो यहाँ पर इंडिया के भी जो लॉ हैं इंडिया के भी जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो उनके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, वो जैसे नाइजीरियन जितने भी हो गए यहाँ पे थोड़े बहुत जो दिल्ली में अमेरिका साइड में यार कहीं कहीं पे रहते हैं, तो अभी मेरे भाई वो ऐसे ही गाड़ियों में थोड़ा बहुत इलीगल ट्रेडिंग भी कर रहे होते हैं, लेकिन पुलिस उस पर डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकती है। तो पुलिस एक तरीके से उनके मंत्रालय में उनको पर्टिकुलरली इन्फॉर्म करती है और वहाँ का मंत्रालय उनके ऊपर कार्रवाई करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक तरीके से अगर हम बात करें तो आप उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप कभी किसी कंट्री में हैं और वहाँ बहुत हाई स्पीड में आपने जो है गाड़ी चलाई और वहाँ का जो है एक तरीके से ट्रैफिक का नियम तोड़ दिया, तो भी जो वहाँ का चालान कटेगा, जो वहाँ का पर्ची कटेगा मेरे भाई, तो आपके नाम पर नहीं कटेगा, उसका पर्ची भी आपको आके भारत के कोर्ट में भरना होगा। क्योंकि मैंने क्या कहा, जो भी नियम कानून लगेंगे वो भारत के हिसाब से लगेंगे। ठीक है, वहाँ ट्रैफिक का नियम तोड़ने का जो नियम होगा वो वहाँ के हिसाब से नहीं लगेगा, वो भारत के हिसाब से लगेगा। रेड लाइट क्रॉस न करने के लिए 4,000 रुपया भरिए, हेलमेट नहीं पहने तो इतना रुपया भरिए, तो ऐसा वाला नियम तुम्हारे ऊपर अप्लाई होगा, चाहे तो मेरे भाई विदेश में ही क्यों ना ऐसा कर दो। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, एक अलग ही लेवल के बेनिफिट्स होते हैं, पर्क्स होते हैं, जो आप धीरे धीरे सीखेंगे जानेंगे तो मजा आएगा। इसीलिए कहा जाता है पढ़ लो। ठीक है, अभी तो मैंने एक पोस्ट के बारे में यहाँ पर आपको बताया, अभी तो कई सारे पोस्ट हैं जिसके बारे में जानकारी अथाह है, जिसके बारे में बताना है। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्ट आता है मुझे छोटी छोटी चीज़ों को जानने में। अक्सर कोई मुझे पूछे कि सबसे ज़्यादा खुशी आपको किस चीज़ में मिलती है, तो सीखने में। ठीक है, पहला सीखने में, दूसरा सिखाने में, दो ही चीज़ें मुझे आती हैं और मुझे इसमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, जब मैं कोई कोई नई बातें सीखता हूँ तो मुझे हमेशा लगता है यार मैं आज जाके है ना बच्चों को बताऊंगा, मैं सिखाऊंगा उनको कि यार तुम जहाँ जी रहे हो, तुम यहाँ पर हो, जहाँ पर अभी तुम खड़े हो, जहाँ तुम बैठे हो, ये बहुत छोटी ज़िंदगी है। अभी तो दुनिया देखा ही नहीं है आप लोगों ने, असल में दुनिया क्या है, असल में ज़िंदगी क्या है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। ठीक है, अभी ज़्यादा ज़्यादा होता है 10 रुपए का जाके बर्गर खा लेते हो, थोड़ा सा शॉपिंग कर लेते हो। ठीक है, लेकिन अभी तो पूरा देश दुनिया सब कुछ घूमना बाकी है यार। ठीक है, और बहुत मुश्किल नहीं है, बस एक छोटा सा एग्जाम होता है, सीजीएल का पेपर होता है, ढंग से तैयारी अगर हम करेंगे तो उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। कोई बच्चा फिर ये ना बोले अरे सर आप तो यूं ही छोटा बोल रहे हैं, आपको क्या पता सीजीएल है। भाई साहब क्वालिफाइड हूँ, सेलेक्टेड हूँ सीजीएल से, इस वजह से कह रहा हूँ। नहीं होता तो मैं ये शब्द नहीं बोलता, सिलेक्शन लिया है, पता है रास्ते कहीं पर मुश्किल भी हैं, रास्ते कहीं पर आसान भी हैं। सबसे ज़्यादा आसान उसको आपकी डेडिकेशन बनाती है। तसल्ली से मेहनत करो, तरीके से मेहनत करो, ईमानदारी रखो अपने मन में। ठीक है, एक पर्टिकुलर रूटीन बना के रखो तो आराम से हो सकता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो सिलेक्शन लेते हैं वो किसी और ग्रह से तो नहीं आते ना भाई, वो भी तो इसी ग्रह के लोग हैं। जब उनका हो जाता है तो आपका क्यों नहीं होता। ठीक है, तो ये सारे पर्क्स जितने भी हमने गिनाए ये सब आपको मिल सकता है, और कितने, तो मात्र 1.5 साल के अंदर में। सोचो, कई बार बोलता भी हूँ मैं बच्चों को, ऑफलाइन में ही बोलता हूँ कि अगर मैं तुम्हें तुम्हारी सिलेक्शन की झांकी
अभी दिखा दूं। इमेजिन करो, चलो आज से 2 साल बाद हम लोग चलते हैं। आपकी पोस्टिंग मेरे भाई लंदन में है, ठीक है, रशिया में है, चलिए मान लेते हैं। और मेरे भाई वहाँ पर पोस्टिंग, और आप सारे फ़ायदे उठा रहे हो, महीने का 4-5 लाख रुपया कमा रहे हो, आपके पास अच्छा खासा वो क्वार्टर भी है, अच्छा खासा पावरफुल जॉब भी है, ठीक है, पूरा बीवी बच्चों के साथ सब कुछ हो, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, फीस नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि भारत में इस समय सबसे महंगा क्या है मेरे भाई? किसी व्यक्ति का कमाया हुआ आधा पैसा उसके बच्चों को पढ़ाने में ही निकल जाता है। आज मैं बात कर रहा था, जो हमारे एक तरीके से रिलेशन में है, मामा जी हैं, हमारी गाड़ी भी चलाते रहते हैं। हमने उनसे पूछा कितना बच्चों का फीस लगता है, तो उन्होंने कहा 2500 रुपये स्कूल की फीस भरता हूँ, 3500 रुपये ट्यूशन के फीस भरता हूँ, 6000 रुपये तो उस व्यक्ति के मेरे भाई बच्चों के पढ़ाने पढ़ाने में ही निकल जाते हैं। और जो मकान लेकर वो शहर में रह रहे हैं, तो 4500 रुपये उस मकान का किराया है, 10,500 तो रुपये वही हो गया। जितना ये कमा रहे हैं सारा का सारा बच्चों की शिक्षा में लगा रहे हैं। ये पोस्ट ऐसी है जहाँ पर बच्चों के पढ़ाने के आपको पैसे ही नहीं देने पड़ते, सारा सरकार उठाती है। और करना क्या है तो मेरे भाई कुछ नहीं, चंद किताबें हैं, 2 साल हैं, डेडिकेशन के साथ पढ़ना है, सिलेक्शन हो जाएगा, अपना भविष्य भी सुधर जाएगा, आने वाली पीढ़ी का भी सुधर जाएगा, और पीछे माँ बाप जो है उनका भी सुधर जाएगा। तो और क्या चाहिए भाई? कर लो यार थोड़ी सी मेहनत। कहाँ छोटी छोटी चीज़ों में उलझे पड़े हो? इंस्टाग्राम पे कौन वायरल हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो ये है तो वो है। कुछ पल कुछ चीज़ें कुछ हद तक अच्छी लगती हैं, लेकिन उसके बाद एट द एंड अपने करियर के बारे में सोचो। मैं अगर आज अपने आप में मेरे भाई बात करूँ तो मुझे दुनिया के बारे में बाद में फ़र्क पड़ता है, ठीक है, कौन आया कौन गया, क्या आया क्या नहीं गया, मुझे अपने करियर को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता रहती है, शुरू से रही है हमेशा। कि अगर आप अपने आप को बनाएंगे ना मेरे भाई, तो दुनिया आपको पूछेगी, और आप अपने आप को नहीं बनाएंगे तो कोई नहीं पूछने वाला, इस बात को ध्यान रखो। आज मेरे पापा आए थे, और आज ही मेरे भाई पापा जो है 5 महीने के बाद यहाँ आए हैं, बिहार से, आज ट्रेन पकड़ के आए हैं। तो वहीं पर उन्होंने कहा कि एक फलाने नाम के रिलेटिव है, और उन्होंने अपनी बेटी के शादी का कार्ड भेजा है। और वो रिलेटिव इतने हैं कि ब्लड रिलेशन वाला रिलेशन है हमारा। लेकिन पिछले 3 साल से मेरे भाई वो रिलेटिव ऐसे हैं, मतलब यूँ समझ लो सगे हैं, जो भी हैं, नाम नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि वो लोग भी अब वीडियो हमारी देखते हैं, थोड़ा उनको आहत पहुंचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पिछले 3 सालों में उन लोगों ने कभी ना हमसे मैसेज किया, ना कभी हमारा कॉल देखा, ना कभी हमें याद किया। कई मुसीबत में हम पड़ते चले गए, लेकिन उन लोगों ने कभी याद करना भी बेहतर नहीं समझा, बात करना भी बेहतर नहीं समझा। और जब आपका वक्त बदलता है ना, तो लोग आपके साथ साथ चलना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि यार इसके साथ नहीं रहे तो मेरे भाई हम पीछे रह जाएंगे, किसी भी तरीके से इसका हाथ पैर पकड़ लो, शायद हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं। तो जब हमारा वक्त बुरा था तब लोग धीरे 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 साथ छोड़ते चले गए। अब जब वक्त मेरे भाई हर किसी के लिए तो समान रहता नहीं है, आप मेहनत करोगे आप भी वक्त का मतलब पूरा का पूरा चक्कर बदल के रख दोगे। तो जब आपका वक्त बदलेगा जिस तरीके से हमारा बदला, तो अब उन्हें याद आती है कि नहीं, हमारे दरवाजे पे हमारी बेटी की शादी है तो आप तो रहने चाहिए, आपकी गाड़ी लगी हुई होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है, आने से थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाएगी। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बट ये बात समझो, ठीक है। अगर मैं उन रिश्तेदारों के पीछे भागता, उनको मनाने के पीछे भागता, उनको यहाँ पर एक तरीके से उनकी नज़रों के अच्छा बनने की कोशिश करता हूँ, मेरे भाई ज़िंदगी में ये वक्त कभी नहीं लेकर आ पाता। मैंने अपने आप को बनाने के पीछे भागा हूँ, ठीक है, मैं अपने सपनों के पीछे भागा हूँ, अपने कामयाबी के पीछे भागा हूँ, तभी ये मेरे पीछे भाग के आते हैं, ठीक है। तो ज़िंदगी में आप भी है, कोई दोस्त है, अजीज़ फ्रेंड है, महिला मित्र है, या कोई भी है, एक्स वाई जेड है, कुछ भी है, अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं करता, मत भागो पीछे, अपने आप को बनाने में पीछे भागो, अपने सपनों के पीछे भागो। कौन तुम्हारी वजह से दुखी है, कौन तुम्हारी वजह से रो रहा है, कौन तुम्हारी वजह से खुश है, घंटा फर्क मत लो। एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, मान गए तो ठीक है, नहीं भैया तो राम राम भैया, हमें अपने करियर पे फोकस करना है। आज के समय दुनिया यार मेहनत कर कर के आगे बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। अंकित बयानपुरिया को ही आप देख लीजिए, वो लड़का कितना डेडिकेटेड है यार, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन सुपरस्टार से मिला, आज जिस तरीके से मिलेगा कल वापस से राम राम भाई सारे ने, ठीक है, वहीं उसका डायलॉग रहेगा, उसी तरीके से वो अपने दिन की शुरुआत करेगा। अपने डाइट के साथ कोई चीटिंग नहीं, अपने काम के साथ कोई चीटिंग नहीं। और एक समय के अंदर मेरे भाई इतने फास्ट में इतना ग्रोथ मारा कि भैया मोदी जी बुलाते हैं, आइए सर आपके साथ वीडियो बनाते हैं, ठीक है। इस समय आप ही इंस्टाग्राम के सबसे वायरल सुपरस्टार हैं, ठीक है। तो कौन कहता है मेरे भाई शॉर्टकट से ही सफलता मिलती है? लोग जिस्म दिखा के पता नहीं इंस्टाग्राम पे वायरल हो रहे हैं, और एक इंसान मेरे भाई मेहनत के दम पे गीता पढ़ के, रामायण पढ़कर, और मेरे भाई बाकी अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताकर भी वो वायरल हो रहा है, सोचो, ठीक है। तो मेहनत जिस क्षेत्र में करोगे, ईमानदारी से करोगे, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी, और अगर नहीं करोगे तो भैया खत्म कहानी, बस कुछ नहीं हो सकता। बहाने हैं, दुनिया दे रही है, वैकेंसी कम आई थी तो नहीं हुआ सिलेक्शन, है जी, मेहनत नहीं किया नहीं हुआ, 2 नंबर से रह गए तो नहीं हो पाया, अरे कोई नहीं, कट ऑफ के करीब तो पहुंचते पहुंचते रह गए थे, 2 नंबर से मेरा कट ऑफ रह गया, फालतू के चोचले बात ही होती है दोस्त, ठीक है। मेहनत अगर है तुम्हारे अंदर, गुद्दा है तुम्हारे अंदर, दम है, तो भैया निकालो नौकरी, आगे बढ़ो।